नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक। खबरों की शुरुआत से पहले आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आईआईटी कानपुर पर देश की नदियां साफ करने का जिम्मा, बनाया ऐसा रोबोट जो पानी के मानकों की देगा रिपोर्ट। अयोध्या में 2 साल बाद फिर शुरू हुई 14 कोस परिक्रमा, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। यूपी सरकार बना रही सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर, जेल की हवा खिला सकती है एक गलत पोस्ट। मेरठ के 13 गाँव महज 3 साल में बने कैंसर विलेज, जानिए क्या है वजह। घर के कुत्तों पर देना होगा टैक्स, सड़क पर मल त्याग कराया तो खुद करेंगे साफ। सफाई मित्र और गार्बेज फ्री सिटी में वाराणसी बना नंबर 1, 20 नवंबर को जारी होगी रैंकिंग। और अब खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें। अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। दुनिया जलवायु आपातकाल देख रही है। भारत जैसे कई देश को कई चिंताओं का ध्यान रखना पड़ता है। एक बड़ी नदी प्रणाली होने के कारण भारत में असमय बाढ़, झाग से भरे जहरीले जल निकाय और जलस्तर में अप्रत्याशित वृद्धि, प्रदूषित नदियां, ग्लोबल वार्मिंग व मानव अभ्यास से प्रभावित है। गंगा नदी के मॉनिटरिंग, रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशन और वेब आधारित विजुअलाइजेशन की स्टडी करने के लिए आईआईटी कानपुर ने निरासारस सेल्फ गवर्निंग ऑब्जर्वेशन यानी कि NSVS नाम का एक्वेटिक ऑटोनोमस ऑब्जर्वेटरी रोबोट तैयार किया है, जो गंगा के पानी की सेहत को बताएगा। पानी कितना शुद्ध है, प्रदूषण स्तर व अन्य कारकों की जानकारी ये रोबोट देगा। इसकी रिपोर्ट संस्था या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय में पहुंच जाएगी। इसमें कई तरह के सेंसर लगे हुए हैं जो पानी का हाल बताएंगे। ये सिस्टम ऑटोनॉमस तरीके से 15 मिनट में डेटा तैयार करता है और संस्थान को वायरलेस नेटवर्क के माध्यम से इसकी रिपोर्ट देता है। आत्मनिर्भरता के लिए इसका प्लेटफॉर्म सोलर सेल से युक्त एनर्जी हार्वेस्टिंग सिस्टम और यूनिक वॉर्टेक्स इंड्यूस्ड वाइब्रेशन सिस्टम से लैस है, जो नदी के प्रवाह से ऊर्जा बना सकता है। प्रणाली में एक खुला मंच आर्किटेक्चर है, इसमें कि अन्य संस्था द्वारा विकसित सेंसर को एक सहयोगी मोड में आईआईटी कानपुर प्रणाली के साथ एकीकृत कर सकते हैं। इसमें कुशल जनशक्ति, खराब समय श्रृंखला समाधान, एकीकृत डेटा फ्यूजन और मार्ग पर पानी के नमूनों की क्षमता शामिल है। इस परियोजना को भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के जरिए संयुक्त रूप से स्पॉन्सर्ड किया गया है। रोबोट को यूएस की ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूट के सहयोग से बनाया गया है। पहला रोबोट बिठूर के पास गंगा पुल पर लगाया जाएगा। ये रोबोट 365 दिन काम करेगा। कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी समेत अन्य जिलों में 100 रोबोट लगाने की प्लानिंग है, जो देश में अलग तरह की तकनीक पर काम करेगा। इसमें हाई सेंसर लगे हुए हैं जो कि किसी भी तरह के पानी के बदलाव की जानकारी दे सकेंगे। ये विशेषता डॉल्फिन और अन्य मछलियों में भी होता है, जिसकी वजह से वे समुद्र और अन्य गहरी नदियों में तरंगों के माध्यम से खतरे या दूसरे बदलाव का पता लगा लेती हैं। रोबोट को पानी में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है। जानकारों से मिली जानकारी के मुताबिक गंगा में पानी की गुणवत्ता में 2014 के बाद से उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पूरी नदी में घुलित ऑक्सीजन का स्तर निर्धारित न्यूनतम मानक से अधिक है। 2015 में नमामि गंगे व NMCG की शुरुआत की गई। इसके तहत अब तक सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, नगर पालिका, ठोस अपशिष्ट, घाट विकास, जलीय जैव विविधता और सार्वजनिक जुड़ाव जैसी 30,255 करोड़ की लागत की 347 परियोजनाओं को मंजूर किया जा चुका है। गंगा जल की गुणवत्ता में सुधार का कारण लॉकडाउन, यात्रा प्रतिबंध और पर्याप्त बारिश से बेहतर प्रवाह है। नदी में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD जितना ज्यादा होगा, ऑक्सीजन की कमी उतनी ज्यादा होती है। BOD जल में मौजूद बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा इस्तेमाल होने वाली ऑक्सीजन खपत को प्रदर्शित करती है। और अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। अयोध्या में नवमी के खास मौके पर 14 कोशी परिक्रमा की 2 साल बाद एक बार फिर शुरुआत हुई। 2 वर्षों तक कोरोना के कारण रामनगरी में कोशी परिक्रमा बाधित थी। इस साल रामलला के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होने के बाद श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है। दूर दराज से श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं और भगवान राम के जयकारों के साथ अयोध्या में परिक्रमा शुरू की गई है। रामनगरी में कोशी परिक्रमा की प्रथा सैकड़ों वर्ष पुरानी है। मान्यता है कि अक्षय नवमी के दिन भगवान राम की नगरी की सांस्कृतिक सीमा के अंदर 14 कोश की परिक्रमा करने से मिला पुण्य जन्म जन्मांतर तक बना रहता है। अयोध्या में मुख्य तौर से 3 प्रकार की परिक्रमा होती है। पहली 84 कोसी, दूसरा 14 कोशी और तीसरा 5 कोशी।
आपको बता दें कि एक कोश में 3 किलोमीटर होता है। अयोध्या की सीमा 3 भागों में बटी है। इसमें 84 कोश में अवध क्षेत्र, 14 कोश में अयोध्या नगर और 5 कोश में अयोध्या का क्षेत्र आता है। इसलिए 3 परिक्रमा की जाती है। इसमें 84 कोशी परिक्रमा में साधु संत हिस्सा लेते हैं, तो 14 कोशी और 5 कोशी परिक्रमा में आम लोग शामिल होते हैं। परिक्रमा का मुख्य उद्देश्य है कि हिंदू धर्म के मुताबिक जीवात्मा 84 लाख योनियों में भ्रमण करती है। ऐसे में जन्म जन्मांतर में अनेकों पाप भी किए होते हैं। इन पापों को नष्ट करने के लिए परिक्रमा की जाती है। कहा जाता है कि परिक्रमा में पग पग पर पाप नष्ट होते हैं। जो असमर्थ हैं वो ऐसे परिक्रमा भी कर सकते हैं। जिन लोगों को चलने में परेशानी है वो रामकोट क्षेत्र की परिक्रमा भी कर सकते हैं। ये दूरी 3 किलोमीटर की है। वहीं जो लोग रामकोट क्षेत्र की परिक्रमा करने में भी असमर्थ हैं वो अयोध्या में स्थित कनक भवन की परिक्रमा भी कर सकते हैं। कनक भवन के बारे में प्रचलित है कि राम विवाह के बाद माता कैकेयी ने सीता जी को मुंह दिखाई में इस भवन को दिया था। अयोध्या में परिक्रमा में शामिल होने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। और अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की ओर। सोशल मीडिया पर मजाक में भी एक गलत पोस्ट अब जेल की हवा खिला सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी में 2022 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले अफवाह फैलाने वाले लोगों को सबक सिखाने की व्यवस्था कर दी है। चुनाव में माहौल खराब करने के लिए बहुत से लोग अफवाहें फैलाते हैं। ऐसे लोगों से निपटने के लिए प्रदेश सरकार इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर बनाने जा रही है। इंटेलिजेंस विभाग कानून व्यवस्था को खराब करने वाली हर सोशल मीडिया मैसेज और पोस्ट की निगरानी करेगा। मिली जानकारी के मुताबिक इस काम के लिए न्यूज एक्सट्रैक्टर सॉफ्टवेयर और डाटाबेस एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर की स्थापना की जाएगी। प्रदेश सरकार के इस मॉनिटरिंग सेंटर का मैनेजमेंट नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट यानी कि NISG संभालेगी। ये केंद्र सरकार की एक संस्था है जो केंद्र और राज्य सरकार के विभागों को स्मार्ट गवर्नमेंट के तरीके बताती है। केंद्र के इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय ने 2002 में कंपनी अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की थी। मॉनिटरिंग सेंटर के माध्यम से सोशल मीडिया पर फैलाने वाले अफवाहों को समय से रोका जा सकेगा। कानून व्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले पोस्ट मिलने पर कार्रवाई भी की जाएगी। यूपी के पूर्व DGP AK जैन का कहना है कि कुछ राज्यों के इंटेलिजेंस विभाग के पास खुद का सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल है। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा ये कदम उठाया गया है। पुलिस विभाग अपने स्तर पर सोशल मीडिया पोस्ट की मॉनिटरिंग करता रहता है, लेकिन खुफिया विभाग व्यापक नजरिए से निगरानी करेगा तो सोशल मीडिया के माध्यम से कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले मंसूबे कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। और अब बढ़ते हैं अपनी चौथी खबर की ओर। कैंसर ये एक ऐसी बीमारी है जो मरीज के साथ पूरे परिवार को आर्थिक और मानसिक रूप से तोड़ देती है। शुरू में पता चल जाए तो उम्मीद रहती है, लेकिन देर हो जाए तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाते। गांव में पहले जहां कैंसर के इक्का दुक्का मामले ही आते थे, वहीं अब एक ही परिवार के कई लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। मामला मेरठ का है, जहां पिछले 10 सालों में कैंसर के मामलों में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। युवाओं की बात की जाए, फिर चाहे महिलाओं की, बुजुर्गों की, सभी में तेजी से कैंसर के केस बढ़ते रहे हैं। मेरठ के KMC कैंसर संस्थान द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक 3 साल में 13 गाँव के मरीज रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी सहित कैंसर सर्जरी कराने के लिए आए हैं, जिसका उपचार किया गया है। मेरठ में करीब हजारों लोग हैं जो कैंसर से मौजूदा समय में लड़ रहे हैं। विस्तार में जाने तो कैंसर संस्था द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार कमलपुर में 69, गोकुलपुर में 81, मचरा में 78, गोविंदपुरी में 71, कापसांड में 60, गोटका में 55, रासुलपुर में 63, खानपुर में 69, लखवाया में 58, शाहपुर जौनपुर में 49, भोला में 41, पुठ में 53 और आरनावली में 51 मरीज कैंसर का इलाज कराने पहुंचे थे। इसमें ना खत्म होने वाली लगातार खांसी, वजन में कमी होना, खाना निगलने में असुविधा या लगातार बदहजमी होना, किसी अंग में सूजन के लक्षण देखे गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जिस तरह से अब सब्जियों में केमिकल का उपयोग किया जा रहा है, ये भी एक बड़ी वजह है। साथ ही खराब दिनचर्या, प्रदूषण भी जिम्मेदार है। विशेषज्ञों की सलाह है कि खान पान का ध्यान रखें, कोई दिक्कत हो तो जांच कराएं। शुरुआती स्टेज पर अगर कैंसर का पता चल जाए तो उससे इलाज आसान हो जाता है। और अब बढ़ते हैं अपनी 5वीं खबर की ओर। यूपी के वाराणसी जिले में अब अपने घर के रक्षक, टाइगर, टॉमी, जिमी, रोमी का भी टैक्स देना होगा। वाराणसी में पालतू कुत्तों की निगरानी स्थानीय सरकार करेगी, लेकिन पब्लिक को अब हर साल
200 रुपए पालतू कुत्ते को रखने के लिए टैक्स भरना होगा। ऐसा न करने पर निगम आपके डॉगी को जब्त कर लेगा। वाराणसी नगर निगम ने यह कदम शहर में बढ़ते पालतू कुत्तों की संख्या को देखते हुए उठाया है। ये नियम 13 नवंबर 2021 से प्रभावी कर दिया गया है। अनुमान है कि इस नियम का असर शहर के 50,000 से ज्यादा लोगों पर पड़ने वाला है। इस नियम के बाद लोगों को अपने पालतू कुत्ते का रजिस्ट्रेशन निगम कार्यालय में जाकर करवाना होगा। इसके बाद खास नंबर वाला मेटल कुत्ते के गले में डालकर रखना होगा। निगम के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक इस समय शहर में ऐसे कई घर हैं जहां 4-5 कुत्ते रहते हैं। ज्यादातर लोग कुत्तों को सुबह के समय बाहर निकाल देते हैं और मोहल्ले भर में गंदगी फैलाते हैं, जिसे देखते हुए ये कदम उठाया गया है। वहीं निगम के अनुसार अगर किसी का पालतू कुत्ता सार्वजनिक जगहों पर मल त्याग करता है तो उसे साफ करने की जिम्मेदारी भी मालिक की ही होगी। ऐसा न करने वाले के खिलाफ शिकायत होगी, पर जुर्माना भी लिया जाएगा। वैसे कोई नई बात नहीं है। नगर निगम में पालतू कुत्ते का रजिस्ट्रेशन कराने का प्रावधान पहले से है। अब कुत्तों पर व्यापक सर्वे किया जाएगा। जो टैक्स नहीं देगा उसे नोटिस भेजा जाएगा। रजिस्ट्रेशन न कराने या टैक्स समय पर न देने पर निगम 25 रुपए रोज के हिसाब से लेकर अधिकतम 5,000 तक का जुर्माना ले सकता है। इसके बाद भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो निगम उसके कुत्ते को अपने कब्जे में ले सकता है। नगर निगम में अभी सिर्फ 260 कुत्ते का रजिस्ट्रेशन है, जबकि इसकी संख्या लगभग 50,000 है। अधिकारियों की माने तो पालतू कुत्तों की वास्तविक संख्या जानने के लिए निगम इनका सर्वे कराने जा रहा है। विभागीय टीम घर घर जाकर कुत्तों की जाँच करेगा। शहर में कुत्ता बेचने वाले डॉग कैनल की संख्या भी बढ़ रही है, इसलिए निगम इनके मालिकों से भी खरीद बिक्री का डेटा कलेक्ट करेगा। और अब बढ़ते हैं अपनी छठवीं यानी आखिरी खबर की ओर। वाराणसी को क्लीन सिटी का गौरव मिलने जा रहा है। 20 नवंबर को काशी के लोगों को यह सम्मान दिया जाएगा। उसी दिन 2021 की रैंकिंग भी जारी होगी। इस रैंकिंग में कचरा मुक्त शहर की श्रेणी में वाराणसी प्रदेश का एकमात्र ऐसा शहर है जिसे राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने जा रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर वाराणसी को 2 कैटेगरी में क्लीन सिटी का दर्जा मिला है। एक गार्बेज फ्री सिटी और दूसरा सफाई मित्र चैलेंज के मामले में वाराणसी को राष्ट्रपति अवार्ड के लिए चुना गया है। प्रदेश के 13 शहरों और कैंट क्षेत्रों की बेहतर सफाई के लिए इस सर्वेक्षण में शामिल किया गया है। वाराणसी ने इसमें राजधानी लखनऊ, गाजियाबाद समेत अन्य शहरों को पीछे छोड़ दिया है। यूपी दिस वीक में आज के लिए इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए देखते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।